अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। आज के आपके प्रोग्राम की जो होस्ट हैं मिस फ़ायज़ा, वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से इस शो को होस्ट नहीं कर पा रही हैं और इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आज़म चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और नौशाद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नौशाद साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बहुत सी अहम चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। आज़म साहब, एडहॉक जजेस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें भी हमने देखा है कि कुछ पेशरफ्त हुई है। 2 जजेस जो हैं उनके नाम तो फ़ाइनल हो गए हैं और तीसरे जज ने आज माजरत की थी, लेकिन उनका भी नाम जो है वो फ़ाइनल हो चुका है। 2 जजेस मुशीर आलम साहब जो हैं और बाक़िर अली जस्टिस रिटायर्ड, उन्होंने तो पहले ही माजरत कर ली थी। और इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? 3 जजेस जो हैं अब फ़ाइनल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमेरा आपका। देखें, ये एडहॉक जजेस वाला मामला, ये टाइमिंग ऐसी है कि एक तरफ फ़ैसला आता है। आप देखें, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के फ़ौरी बाद एडहॉक जजेस वाला एक सामने आ जाता है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट 4 एडहॉक जजेस के नाम सामने आते हैं जिनको तैनात किया जाए। जी बिल्कुल। अब देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट में बर्डन ज़्यादा है, केसेस ज़्यादा है, हाँ जी, आप पहले कर लेते। बिल्कुल, आपके पास बहुत टाइम था, आप पीडीएम गवर्नमेंट भी गुजरी, उसको निगरान हुकूमत भी गुजरी, ये वाली हुकूमत को बने हुए अब इतना टाइम हो गया। जी जी। तो आप ये क्या ज़रूरी था कि एक तरफ वो फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का, साथ ही आप एडहॉक जजेस वाला लेके आ जाते हैं, बिल्कुल, जिससे वाज़े तौर पर एक परसेप्शन पैदा हो रही है कि क्योंकि 8-5 का फैसला था, बिल्कुल, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अददी बर्तरी के लिए सारा कुछ करना चाह रहे हैं? Exactly. कि आप 4 जजेस वहाँ पे तैनात कर लें तो आपके 9 हो जाए और जो 8 जिन्होंने मुखालफत की थी वो 8 है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि जब रिव्यू में उनके पास आएगी एक चीज़ तो उस वक्त वो 8 ही रहेंगे? हो सकता है कि वो 8 की बजाय वो उस वक्त 11 हो चुके हो, इन्हीं में से कुछ जज जो है ना उसको इंडोर्स कर दें उस फैसले को। रिव्यू जो वो इन्हीं जजेस के पास जाएगा जो नए एडहॉक जजेस जाएंगे। रिव्यू तमाम जो जितने जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, उन पे मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बनेगी, ठीक है, और रिव्यू उनके पास जाएगी। अब देखें ना, 4 जजेस के नाम आए, 4 में से 2 जजेस ने पहले इनकार कर दिया, बिल्कुल, जस्टिस मुशीर आलम साहब ने और जस्टिस बाकर साहब ने, उन्होंने इनकार किया। उसके बाद फिर नाम पता चला जी कि एक जज साहब ने और इनकार किया, मज़हर आलम साहब ने। अच्छा, अब जब इतने जज इनकार कर रहे हैं तो आप फिर भी बज़िद हैं कि नहीं जी हमने उन्हें लगाना है। और आज 3 जो जजेस थे जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, नहीं अफरीदी साहब, या अफरीदी साहब, इन तीनों ने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया कि एक जज साहब जो मज़हर आलम मियाँ खेल साहब वो इनकार कर चुके हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट क्यों बज़िद है कि उन्हें तैनात करना है। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप जुडिशल काउंसिल का अगर देखते हैं तो उसमें जो चीफ जस्टिस है उसका फैसला हतमी होता है। exactly. वो मुशावरत ज़रूर करते हैं चीफ जस्टिस अपने जुडिशल काउंसिल के बाकी मेंबरान के साथ, लेकिन उनके पास उनका इस्तेहकाक है कि वो जिसका नाम भी चाहें वो फाइनल कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके इख्तलाफ के बावजूद उन्होंने मज़हर आलम साहब का नाम फाइनल किया। अब ये नहीं पता कि मज़हर आलम साहब कल से वो एज एडहॉक जज उसमें ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, क्योंकि उनका अभी तक इनकार जो है उसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई, क्या उन्होंने इकरार में बदला है या नहीं बदला। दूसरी बात यह है कि आप मखसूस सीटों का केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है हुकूमत रिव्यू पिटीशन में। अब उसके अंदर एक और तनाज़ा खड़ा हो गया है कि रिव्यू पिटीशन कब लगेगी, हाँ कब उसको मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त जजेस छुट्टी पे हैं। बिल्कुल। और जब तक पूरा कोरम पूरा नहीं होता अपने जुडिशल उसके फुल बेंच का जब तक कोरम पूरा नहीं होता तब तक वो रिव्यू में नहीं जा सकती, वो सुनी नहीं जा सकती। ठीक हो गया। तो उसके ऊपर 3 रुकनी जो कमेटी का एक इजलास हुआ था जिसमें जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस मंसूर अली साहब और जस्टिस काजी फाइज़ साहब, इस चीज़ को लेके वहाँ पे बहस भी हुई है। बहस तमीज़ के बाद ये चीज़ फाइनलाइज हुई कि ठीक है जी, जब तमाम जजेस मौजूद होंगे उस वक्त ये रिव्यू में जाएगा, क्योंकि 2 जजेस ने
इस चीज पे एतराज किया था कि जजेस को छुट्टियों के दौरान दोबारा ना बुलाया जाए। बिल्कुल और जस्टिस जो चीफ जस्टिस पीटीआई के हक में तो बेहतर जो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब वो बजिद थे कि नहीं पहले लगाना है, लेकिन 2-1 की वो राय से वो ना फैसला हो सका और रिव्यू पिटीशन अब बाद में लगी। चलें अभी देखते हैं, वही बात है कि पीटीआई के हक में तो ये बेहतर ही हो गया कि जितना लेट होगा उतना ही बेहतर है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी अब तो अच्छा एक जस्टर दिया है, उन्होंने फैसले पर अमल दरामद का सर इंडिया दे दिया है। एडहॉक जजेस के ऊपर आपका क्या कहना है? जो आजम चौधरी साहब कह रहे हैं कि वाई नाउ, इस टाइम में क्यों? ये तो हर किसी को समझ आ रही है कि आप एडहॉक जजेस जो है वो इस वक्त क्यों तैनात कर रहे हैं, पहले नहीं आपको पता था कि इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतना ज़्यादा रश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं यार किसी को किसको समझ आ रही है, मुझे तो नहीं आई थी। मैं शायद थोड़ा छोटा साफ़ी हूँ। अच्छा, ये बड़े बड़े साफ़ियों को समझ आती हैं इस तरह की चीज़ें। मैंने कल भी ये बात कही थी। पहली बात तो ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जी जी फुल कोर्ट का जो बेंच जिसने फैसला दिया है वही इसको सुन सकता है, उसमें एडहॉक जजेस शामिल नहीं होंगे। मेरे इल्म में भी यही बात। ठीक है जी जी। सो इसलिए एडहॉक जजेस को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फैसले से जोड़ना जी जी ये बेसिकली बदनीयत थी बैरिस्टर गौहर साहब की। ये उन्होंने जानबूझकर ये बात कही, जिसकी वजह से फिर वो बात बता देते हैं ना, फिर वो फैल जाती है, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुपों में फिर वो जनाब वो फैलती है, फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है, एक जिसे कहते हैं मखसूस तरह का, लाखों अफराद इस काम में कीबोर्ड वॉरियर्स वो उनकी बड़ी वर्थ है, बड़े पैसे वैसे भी बड़े मिलते हैं। अच्छा, वो शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी रोजी हलाल करते हैं। अब उसके लिए रियासत रगड़े में आती है, आपका सिस्टम कोलैप्स करता है या आपका कोई काम नहीं हो सकता, उससे उनको गर्ज नहीं है। ठीक है ना, उन्हें सिर्फ गर्ज ये है कि उनकी जो ड्यूटी लगी है, हर बंदे ने अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, जिसके पैसे लेता है वो काम करना है और वो दबा के करते हैं। अब मसला ये है, बड़ी सिंपल सी बात है। चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बताई। चौधरी साहब जिस दिन फैसला आया था ना, उस दिन हमें बता रहे थे कि ये 9-2 का फैसला है। हाँ जी। नहीं, ये 11-2 का फैसला, आज भी 11-2 का ही है। 11-2 का एग्जैक्टली। मैं आज भी उस चीज पे स्टैंड करता हूँ कि 11-2 जो पार्लिमानी उन्होंने कहा है ना कि पार्लिमानी पार्टी है ये, वो 11-2 का फैसला। जी, 11-2 का फैसला है। जी जी। अब उसमें फर्ज करो किसी साइड पे 4 जज अगर फर्ज कर लेते हैं, पहले आप कैलकुलेशन का हिसाब लगा ले, 2 जज 4 जज आ भी जाते हैं, वैसे तो अभी आए हैं 2। ठीक है, 2 आए हैं, बिल्कुल। तो तीसरा जबरदस्ती लाने की कोशिश। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, कोई आप कर भी 13 के 13 जजेस 2 चीजों पे मुत्तफिक है कि ना ये माले गनीमत हुकूमती पार्टियों को दिया जा सकता है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली तमाम 13 जजों ने उठाई है। हाँ एग्जैक्टली, सब ने ये बात, ये मर्जी की बात थी ना, बड़ी याद है। ये भी बात सही। हालांकि इनको ये याद नहीं है जिस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये जब हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर बात करनी होगी, जब इनके मतलब की बात होगी, तो ये कहेंगे जजेस पे बात ना की जाए। बिल्कुल, ये बात सही की है उन्होंने उनके ऊपर। जैसे ही वो जज, अब ये इन जजेस की तैनाती की बारी है, इस वक्त ये जज नहीं है। हाँ जी। ठीक है, हालांकि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, ठीक है, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, लेकिन चूंकि इनके ख्याल से या इनकी नजर में वो जो आएंगे वो फैसला करेंगे। अजम्पशन क्या है, वो कोई ऐसा फैसला करेंगे जिसका कोई कहीं से किसी ने कहा होगा और वो अपनी मर्जी का फैसला करेंगे। इनकी इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान जब ये चल रही थी, उस वक्त भी ये तबसरे सुनने वाले थे। जी जी। तो वो 8 जज कैसे हुए, वो भी याद रहना चाहिए। फिर 9 कैसे हुए, वो भी याद रहना चाहिए। फिर चौधरी साहब के साथ से 11 कैसे हुए, वो भी याद रहना चाहिए। सो याद ये रखने की जरूरत है कि जज तैनात होते हैं, वो अपना बतौर जज अपना किरदार निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। वो हो सकता है कि मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरासर इख्तलाफ करता हूं, ठीक है, लेकिन मैं जज साहिबान पे कोई बात नहीं करता। मैं उनके ना किसी इंडिविजुअल पे बात करता हूं, ना मैं बेंच पे बात करता हूं, ना बेंच की तश्कील पे बात करता हूं, ना बेंच के उसके ऊपर बात। मैं फैसले से इख्तलाफ करता हूं, जजेस से इख्तलाफ नहीं करता। इसी तरह से एडहॉक जजेस आज जरूरत पेश आई या कल जरूरत थी, ये हमारी बहस नहीं है। ठीक है। अगर फर्ज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मसला क्या हो गया, मसला ये हो गया हुकूमत जो है ना, वो तो कुछ इजी नहीं है। हम एनालिस्ट बहुत बड़े, हमें पता है कि किस वक्त हुकूमत ने कौन सा काम करा, हमें पता है कि जनाब इस वक्त ये जो हुकूमत को पता है, तो वो नहीं उन्हें कुछ नहीं पता जी, मैं ये तो आपको बता रहा हूँ। उसको उनको कख नहीं पता। ये हमारे मीडिया के माशाल्लाह एनालिस्ट्स को पता है कि काम किस वक्त कौन सा होना है। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग ऐसी है, तो आपके ये सुबह के टाइम नहीं किया जाना चाहिए था, ये टोटका दोपहर को किया जाना था, शाम को दवाई ठीक रहनी। भाई देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, ये
मामला आज शुरू कहाँ से हुआ? ये मामला शुरू हुआ मुसलसल सियासी केसेस से जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, ऊपर तले केसेस चल रहे थे। असूली तौर पे ये वो तमाम केसेस थे जो पार्लियामान में हल होने चाहिए। एक्चुअली तो ये सियासी मामला वहां हल होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। अब जब के एक जमात जो है वो हर चीज के अंदर, वो जब भी कोई बात होगी वो पिटीशन उठा के ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में। अब हो क्या रहा था? अब ये हो रहा था कि ये पिछले कुछ चंद माह से ये सिस्टम चल पड़ा था, चाहे वो इलेक्शन लेने की तारीख हो, चाहे वो पार्टी जमात को निशान न देने की तारीख हो, सारे केसेस साइड पे रखकर फुल कोर्ट बैठ जाती है, लार्जर बेंच बैठ जाते हैं, जनाब बेंचेस बैठ जाते हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं कि वो सियासी मुकदमा सुन रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि बार काउंसिल्स गई चीफ जस्टिस के पास कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आप एक काम कीजिए, आप तो सियासी मुकदमा से बाहर नहीं आ सकेंगे, ये तो सिस्टम चलता रहेगा। अभी आपने एक फैसला दे दिया है, अभी फिर वो रिव्यू में आ गई गवर्नमेंट, फिर जनाब वो कहेंगे हमें मंजूर नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद वाले कहेंगे हम पीछे रह गए थे, हमारी बात नहीं सुनी। ये अभी तो आपने देखा वो जो मेंबरान जिनको नोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने, वो इंडिविजुअली आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे वो इंडिविजुअल वाले सही नहीं थे, सियासी जमातें कहेंगी नहीं ये हमारे बंदे ठीक नहीं थे, हम एज पार्टी आ रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि आप जनाब ये 58,500 केसेस हो चुके हैं, कल जब आप रिटायर होंगे तो ये मलबा आपके सिर गिरेगा कि जनाब बाकी काम नहीं हो रहा। क्रिमिनल केसेस हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बेसिकली तो सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट है ना, तो अपील के मामला के अंदर जब आप बात करते हैं तो वो हाई कोर्ट्स के अंदर तय ना होने वाले मामला जो है, जो चीजें तय हुई हैं, वो एक दो पेशियों के अंदर फैसले हो सकते हैं, वो लोग लटके हुए हैं। फिर इसके साथ ये भी तय हुआ कि जी जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियां हैं वहां पे हर रजिस्ट्री के अंदर कम से कम एक जज जो है ना वो मौजूद होना चाहिए। लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा रजिस्ट्री या पेशावर, जो रजिस्ट्रियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ एक जज हो ताकि मुकदमात साथ साथ निपटते चले जाएं। ये ना हो कि हम सियासी मुकदमात के चक्कर में बाकी सारा निज़ाम हमने बंद किया भाई। उन्होंने ही एक और भी मशवरा दिया कि आप एक अलग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना दें ताकि आईनी मामलात भी वहां चले जाएं। ये जो आप लोग इस काम में लग जाते हैं, नतीजा ये है कि ये सारे के अब इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने ये फैसला किया, या जो अदलिया है उसने ये फैसला किया कि उनको एडहॉक जजेस लेके ये कुछ बैकलॉग निकालना चाहिए ताकि मामला अब चूंकि फैसला जो है वो खुद परेशानी, ये फैसला कैसे आ गया, क्योंकि फैसले की तो कोई सर पाँव है नहीं, कोई सरप्राइज ठीक है ना, वो पता नहीं कहाँ से ये फैसला निकला, कैसे निकाला गया, किस आइन की शिक है, कौन सा कानून है, कुछ समझ नहीं आ रही। अब इनको डर है, ठीक है ना, उनको डर ये है कि ये कहीं मामला जो है ना ये हमारे हाथ से निकलना जाए। हम पहले भी देखते हैं जिन वर्डिक्ट्स में फ्लॉ होता है वो नजरसानी में उड़ जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा कि अब उनको ये लग रहा है कि ये हमारे साथ कोई गेम हो रही है। अच्छा, अब चूंकि खुद गेम करके आने वाले जो होते हैं उनको यही लगता है कि जनाब हमारे साथ गेम हो रही है, हमारे साथ गेम हो रही है, हो रही है, लेकिन उनकी इतनी इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनको पता है, वो पता करते हैं क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हैं ना, वो नहीं, जब नहीं होते इक़्तिदार में उनको पता हमारी बारी अभी नहीं आनी, जब आनी होगी तब हम एक्टिव हो जाएंगे, जब बारी नहीं आनी होगी एक्टिव नहीं होंगे। बस अच्छा, उन्होंने ये तजर्बा कई दफा कर लिया। ठीक हो गया। आजम चौधरी साहब, एक पॉइंट तो ये हो गया कि नजरसानी में ये जजेस नहीं बैठ रहे हैं, दूसरा मसला ये हो गया कि ओवरलोडेड हैं अदालतें इस वक्त, तो फिर क्या इनसिक्योरिटी बचती है? पीटीआई क्यों अब आज बैरिस्टर गौहर साहब, उमर अयूब साहब जो हैं वो कमीशन चले गए हैं, उन्होंने ख़त लिख दिया उनको और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ। आखिर इनसिक्योरिटी की क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें नजरसानी में तो ये जजेस नहीं बैठेंगे, डॉग जजेस, अच्छा, मुझे वही बेंच बैठेगा। मैंने बड़ा एंजॉय किया है नौशाद साहब की गुफ्तगू को। अच्छी बात है ना। हाँ, उन्होंने पिछले 3 घंटे से उन्होंने लताड़ा है जो तज्जियानगार है और जो ये जजों के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, ये पूरे ये जो इनके 10 मिनट थे ना, ये 3 घंटे के बराबर थे, पूरा लताड़ने के बाद एंड पे आके नुकता कि जी जजों में वो 58,000 केसेस पड़े हैं अदालतों में। क्या 58,000 केसेस पिछले 3 दिन में हो गए हैं? 58 सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हैं 58,000 केसेस वहां पे ढेर लगा है, ये पिछले 3 दिन में ट्रकों में भर के वहां पे रख दिए। भाई टाइम लगा है वो 58,000 केसेस जमा होने में, वो जमा होने में, और उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट या हुकूमतें उनकी तवज्जो क्यों नहीं रही उसके ऊपर? उस वक्त तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। बड़ी अब चलिए, अगर वो अब डिसाइड कर भी रहे हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूं, बहुत खूबसूरती से तर्जुमानी की है, पता नहीं हुकूमत की थी या सुप्रीम कोर्ट की, अलग सुप्रीम कोर्ट का अपना एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस है, लेकिन उन्होंने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। चलो सर, हम पीटीआई की तो नहीं ना की, पीटीआई की करता तो बात थी, फिर आप मुझे इल्जाम ठहराते हैं। कमीशन की तरफ देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ ऐसे लोग
जो खुद साख्ता तर्जमानी करते हैं, उन्होंने पिछले 2-3 दिन से कुछ मुतनाज़ बातें शुरू कर दी थी। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा, इस पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने साथ रेफर किया जो पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जस्टिस बंदियाल साहब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस पर कैसे अमल दरामद हो जाए। ये एक डिबेट शुरू हो गई जो सोशल मीडिया के ऊपर जा रही थी। उस डिबेट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट और बंदा पूछे पहले कुछ की कर लिया सी जेड़ा हुन कुछ कर लोगे, कैटेगोरिकली इस चीज पे इलेक्शन कमीशन को जवाबदेही उसकी हो गई। ठीक है, उसको जवाब देना पड़ा कि हम इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम इसके ऊपर और इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ उसमें अपनी लीगल टीम को उन्होंने बाउंड किया है कि जहां पे आपको कंफ्यूजन हो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और उनसे आप रहनुमाई लेंगे ताकि इस पे इम्प्लीमेंट हो सके जो मखसूस सीटें हैं वो किस तरह वापस की जानी है। ठीक है सर, हमें ना एनालिस्ट हैं वक़ास अब्रेज़, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनसे भी कमेंट ले लेते हैं। वक़ास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हम लोग ये बहस कर रहे हैं कि जो एडहॉक जजेस के तकर्री हो रही है इस वक्त, 2 जजेस बल्कि 3 जजेस अब तो तैनात हो चुके हैं। एक जज ऐसे हैं जिनकी अभी उन्होंने तो माजरत की थी लेकिन उनको तैनात तो कर दिया गया है। एक तरफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको इसलिए तैनात किया गया है कि नज़रसानी अपील के ऊपर वो असरअंदाज होंगे, दूसरी तरफ ये है कि वो तो इस बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो फिर पीटीआई इनसिक्योर क्यों है? क्या कमेंट करना चाहेंगे? तो बड़ी ट्रांसलेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस का कंसेप्ट इनंशिएटेड न्यूमिनेटेड मिलता है, वही के अंदर है जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर के वहाँ पे केसेस की पेंडेंसी डिक्रीज कर लाने का जजेस को अपॉइंट करे। दिस इज द स्पिरिट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टेट। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे मुस्तफा इम्पैक्ट केस पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर जो बड़े केस है उसमें एक मुस्तफा इम्पैक्ट केस है जिसमें जो लार्जर बेंच ने ये फैसला किया था कि टाइम स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक जितने भी एक्शन होंगे वो इनवैलिड करार दिए जाएंगे। मीनिंग देयर बाय किसी खास वक्त के अंदर किसी खास पर्सन को, किसी खास पार्टी को या फरीक को मफादात के अंदर कोई भी लेजिस्लेशन की जाती है, एक्शन किया जाता है, दैट विल सॉल्व बाय द बिनिशो। तो जो यहाँ पे जितनी बहस मुबासा किया जा रहा है कि इस वक्त में जो हॉक जजेस की तैनाती वो बिल्कुल क्वेश्चन तो राइज करता है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने हल्फ लिया था तो उस वक्त पेंडेंसी जो थी 55,000 केसेस की थी, आज वो 2,500-3 हज़ार से बढ़ के 57 से 58,000 तक पहुंच चुकी है। मैं जो बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ कि हॉक जजेस की बजाय आप रेगुलर जजेस अपॉइंट करें। जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 है। इसी तरह आप देखें कि दुनिया के जो 3 बेस्ट लीगल लेकिन यहाँ पर 17 है, वो तो कंप्लीट है वकास साहब। नहीं, 2 चीजें मैं आपको वो गुजार करने जा रहा हूँ। देखें, जो दुनिया के अंदर बेस्ट जुडिशियल सिस्टम स्टैंड करते हैं, जो हमारी इंडेक्स मिलती है जुडिशियल सिस्टम की प्रोग्रेस के या एफिशिएंसी के हवाले से, वो सबसे पहले नॉर्वे, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे स्वीडन। तीनों आप देखें और उन मुल्कों के अंदर आप आबादी देखें कि 60 लाख की या 58 लाख की आबादी के साथ वो मुल्क है, लेकिन वहाँ पे बिल तरतीब जजेस की तादाद 19, 18 और 17 है जो उनकी सुप्रीम कोर्ट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है 24-25 करोड़ आवाम का मुल्क, यहाँ पे पेंडेंसी जो केसेस की 55-54,000 केसेस की, और वहाँ पे रेगुलर जजेस को भी अपॉइंट करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर पीटीआई इस चीज को, इस परसेप्शन को स्ट्राइक डाउन डिस्पेल करे कि हाँ इस वक्त में भी आप जजेस अपॉइंट कर हॉक जजेस, इफ यू आर गोइंग फॉर द बेनिफिट इंटेंशन, तो आप इन चीजों को लेकर चले। और मेरे ख्याल में जो निशात साहब भी बात कर रहे थे कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जाता है तो बिलाशुबा जो हमारे कानूनी हल्के हैं वहाँ पे ये बहस मुबासा जरूर होता है कि क्रिमिनल कितने केसेस पेंडिंग थे, ठीक है, और कितने बढ़े और कितने इसके अंदर दर्ज आई। तो अल्टीमेट चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा की अगर आप प्रोग्रेस देखें तो आप ये भी देखें कि ये जो जमहूर को इसके अंदर एक ऑर्डिनरी सिटीजन को कितना बेनिफिट मिला। 2.5 साल से जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो अभी तक इंटरटेन नहीं, और जिन लोगों की जो डेथ सेंटेंस कंफर्म हो चुकी है हाई कोर्ट से, वो अभी भी जेल की काल कोठरी के अंदर जो है वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि
कि कल कला शायद हमारा आने वाले कल में हमारा नंबर भी आ जाए और हमारा केस जो है वो भी सुनने में, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से कंक्लूड करें कि इसमें पीटीआई का जो है इनसिक्योर होना नहीं बनता, जेन्युइन रीज़न यही है कि केसेस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत है अब इस चीज़ की। अनुषा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने ये जो जेस्चर दिया है फैसले पर अमल दरामद करने का, उन्होंने कहा है, फैसला किया है सर, अभी नज़रसानी अपील भी होने जा रही है, तो इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा उनका ये डिसीजन कि इलेक्शन कमीशन ने तो खुद ये डिसाइड कर लिया है कि वो इसके ऊपर अमल करेंगे? अब मैं फिर कुछ कहूँगा सर, आप बोलिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कोई कॉन्स्पिरेसी क्यों नहीं अभी तक आई कि जी इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया है, तो ये तो ऐसे ले तो लाल से काम लेंगे, ये लोग चीजें पूछेंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो भी शायद आ जाएगी, क्योंकि ये हो नहीं सकता, कुछ चीजें आदतन भी करनी पड़ जाती हैं। को वैसे अप्रिशिएट तो करना चाहिए, पता नहीं वो कौन सी कब करेंगे वक्त होगा या कौन सा मुल्क होगा या कौन सी जमात होगी जो ये काम करेगी। शायद ये भी हमारी एक बड़ी कोताही है जो हमारे यहाँ ये एक मिजाज बन चुका है कि हमने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है, या हमने अच्छे काम को एक्सेप्ट नहीं करना, हमने सिर्फ इसलिए कि मैं ये समझता हूँ या मेरी अफिलिएशन है या मेरा नज़रिया ये है, तो इस बिहाफ पे मैं करता हूँ। वो कायदे कानून का तो बॉदर करना काम ही नहीं है। अब मसला ये है कि ये जो अब बात की जा रही है, देखिए इलेक्शन कमीशन के सामने एक मामला आया, आपको बड़ी दिलचस्प बात, एक उनकी मीटिंग हुई, अच्छा एक मीटिंग यकीनन इनकंक्लूसिव होगी, बिल्कुल, तो नेक्स्ट डे भी हुई, बिल्कुल। अच्छा, अब जब वो इनकंक्लूसिव हुई तो ये जो मैं बातें जिनकी आपको बात कर रहा हूँ, ये बातें फैलनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि जनाब वो जो है फैसला नहीं कर रहे, इन्होंने ले तो लाल से काम लेना है, इन्होंने का फैसला नहीं करना। वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह ने उनको हिदायत दी कि उन्होंने अगले दिन ही करके तो फैसला बता दिया। अब शायद इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आएगी, क्योंकि आटा गुंदी हिल्दी क्यों वाला मामला है, वो तो आप जो मर्जी कर लें वो यही चलेगा। ये जो मैं ये पहली भी जो बात इससे पहले कर रहा था कि हमारे यहाँ ये निज़ाम बन चुका है कि आपने रियासत को, रियासती इदारों को मफलूज करना है, ठीक है ना, आपकी सक्सेस ये है, या मफलूज करना है या उनको अपने जेरे असर लाना है। आपको याद है वो नारे, बड़े बड़े नारे लगते थे, वो फला 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 फला, मिजाज यही है। अगर तो हमारे हक में है तो बड़ी अच्छी है सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस साहब बहुत ही अच्छे हैं, ये वही चीफ जस्टिस की वही सुप्रीम कोर्ट है जिसको चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था मैं इनके सामने अपने केसेस नहीं लगवाना चाहता, ये इस बेंच में वो मौजूद थे, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मामला कुछ और है, अब चूंकि हमारी मर्जी का फैसला है, इसलिए हमें बहुत पसंद है। अभी कोई फैसला गलत आने की देर आप देखिएगा, चौधरी साहब अमूमन बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि जनाब जैसे ही किसी के मुखालिफ आता है, सिर्फ पीटीआई नहीं बाकी जमातें भी इसमें शामिल है, कि जैसे ही फैसला खिलाफ आता है तो हम अपने जज्बात का इजहार जो है ना वो आज मरियम साहिबा का बयान, आज मरियम साहिबा का खिताब और पूरा बयान आप देखें, बिल्कुल उन्होंने कहा है जजेस को चाहिए कि मुल्क को अब चलने दें। भाई वो तो उनकी राय है ना, ये कोई बदतमीजी या बदतहजीबी या कोई वो किसी जज का नाम लेकर है, जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पे, ये देखे ना, ये तो तनकीद है, ये मैं भी करता हूँ ना, उन्होंने कोई भी कर सकता है, ये तो अदलिया पे तनकीद की राह में रुकावट करार दे दिया। कौन सी क़यामत आ गई सर, इमरान खान साहब तो इससे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। मरियम साहिबा कहे तो सातों खून माफ है, चौधरी साहब ये बात है तो वो जुर्म है। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ, देखिए एक तनकीद है जो ओवरऑल करने की बात है, जनरलाइज करके की जा रही कि ये इस फैसले की वजह से, क्योंकि इस मामले की वजह से इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी पड़ी है ना, या इलेक्शन कमीशन को ये करना पड़ा। ये याद रखें कि ये जो तनकीद करने वाले थे वो हुकूमत के साथ अटैच लोग थे, वो पीटीआई के मुखालिफ समझे जाते हैं, क्रिटिक समझे जाते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। अभी वो किसी ने भी की हो, मेरा पॉइंट ये है कि अगर देखें, मैं जिस प्रोपेगेंडे की बात कर रहा था वो ये नहीं थी कि सिर्फ तनकीद किया, वो जजेस की जिंदगियों पर चले जाते हैं, उनके घर तक चले जाते हैं। ये जो दो जज साहिबान ने इनकार किया है, उनमें से एक जज साहब ने सोशल मीडिया का जिक्र करके बताया है, ठीक है ना, तो क्यों आप देखिए कि रियासत किस हद तक आप लोगों ने मफलूज की हुई है कि आप एडहॉक जजेस एक आईनी तरीकेकार से एक काम आपने करना है, हुकूमत समझिए, हो सकता है इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकता है इसमें कोई टाइमिंग हो, जो मर्जी हो, लेकिन फर्ज कीजिएगा वो ना, जिस शख्स को आप ये समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जिस जज साहब को इनवाइट कर रहे हैं कि आप एडहॉक जज के तौर पे काम, वो काम करने को तैयार नहीं है, किसके डर से? तनकीद के
किसके डर से? हाँ जी। तो ये हालत हो चुकी है इस मुल्क की और इस रियासत की। तो इससे इसको समझने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल सही। मैं किसी एक पार्टी की भी बात हो सकता है या इसको उल्टा लें, लेकिन इसको यानी फर्ज कीजिए कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और नून लीग है फर्ज करें, और अगर जज उनके होते हुए नून लीग अपोजिशन में और ये कहे कि जी मैं नहीं करता, क्यों? क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया और ये मेरी तो बड़े साहब अगर अब उन्होंने इनकार जब किया है तब भी तो उनकी पीटीआई के जो फॉलोअर हैं वो यही कह रहे हैं ना कि देखा ना ये गलत था इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इसमें तो गलत नहीं था, उन्होंने तो इसीलिए फिर मजे की बात है जो पहले जज साहब ने किया, दूसरे जज साहब ने कहा ये एडहॉक जजेस की तैनाती एन आईनी है। हाँ। ये उन्हीं को जवाब दिया जिन्होंने पहले जज साहब सिर्फ मकसद यही था, उन्होंने देख ली ना वहां पे पहले जज साहब जिन्होंने इनकार किया उनके साथ क्या किया, तो उन्होंने फिर ये क्लैरिफाई करना पड़ा उनको। बदकिस्मती ये है कि आपके रियासत जो दुनिया में कहीं पर भी कोई एडहॉक जज तैनात हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में कोई तब्दीली आ रही हो, उस दिन जो है ये आपके जो बाइडेन साहब ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया के अंदर तब्दीलियां लाना चाहता हूं, बिल्कुल आज तक अभी उनकी मुखालिफ पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ठीक है, हमारे यहाँ ये मिजाज है, हमने तो हर चीज के अंदर वो क्रिटिसाइज करना, क्योंकि हर वो चीज जो मुझे पसंद नहीं है मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे। पर जाने से पहले चूंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब का हमने डिस्कस किया था कि वो भी अब जो है वो एक्टिव हो रहे हैं इसको लेकर, पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से सदर मुमलिकत से उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि अभी रजामंदी नहीं दिखाई गई है उनकी तरफ से, पहला राउंड जो वो बेनतीजा खत्म हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को एक बार फिर से दहशतगर्दी का सामना है और इसके ऊपर काबू पाने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। हमारी फ़ोर्स जो है वो हर वक्त तैयार रहती है इसके लिए, हमारी हुकूमत जो है वो भी एक्टिव है इसको लेकर। पाकिस्तान का अफ़गान हुकूमत से दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का मुतालबा है वो भी सामने आया है। इस तमाम तर इशू पर बात करेंगे। मेरे एनालिस्ट तो मेरे साथ मौजूद ही हैं, एक हमारे मेहमान हैं नदीम बसरा साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम में। आपसे ही स्टार्ट ले लेते हैं सर, इस पर ये बड़ा अहम एक इशू है हमारा जिसका हमें आजकल सामना करना पड़ रहा है। तो इसी दौरान जब पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम देख रहे हैं कि फ़ौजी हमारे जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं और जो सिविलियन हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। अलकायदा के साबिक़ सरबराह उसामा बिन लादेन का जो करीबी साथी है उसका गुजरात से गिरफ़्तार होना, इनको पहले भी गिरफ़्तार किया गया था, 4 साल इसने सज़ा भी काटी। और साथ ही साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, एक आम बात जो सुनने में आई है, कलदम टीटीपी के जो सरबराह है नूर वली महसूद, उसकी एक खुफिया कॉल सामने आई, उसकी डिटेल्स भी यकीनन आपने सुनी होंगी। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से इसको हम काबू पाएँ? फ़ौज और मुल्क जो है, हुकूमत जो है उसका एक पेज पर आना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हमें हेजिटेशन नज़र आती है अपोजिशन जमातों की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी टैलेंट न्यूज़ का कि आप लोगों ने यहाँ पे मदऊ किया। देखिए, नौशाद साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आज़म चौधरी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे दोनों ही सीनियर हैं माशाल्लाह, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इस पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। जो पहले भी इशू आपका चल रहा था, लेकिन जो आपका सवाल है कि इस वक्त जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जितने भी महाज खड़े हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं, चाहे इसमें आर्मी हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे उनके सपोर्टिंग जितने भी अदारे हो, तमाम लोगों ने बशमूल अवाम तमाम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इससे पहले जो फ़ौज का ऑपरेशन जहाँ जहाँ भी हुआ, रद्दुल फसाद देख ले, ज़रबुल अज़ब देख ले, वो भी इसलिए किया गया कि पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी का नसूर फैल रहा था और इसको रोकने के लिए फ़ौज ने जो है ना वो एक अपना जो रियासत होती है उसने अपना एक किरदार अदा किया। अच्छा, बात जो आपने की है कि जो पाकिस्तान के अंदर से जो मुख्तलिफ़ किस्म की, जो अभी आप ऑडियो की बात कर रहे हैं और उसामा बिन लादेन का जो करीबी साथी है, देखिए पहले हमें सोचना पड़ेगा कि मुल्क को कैसे बचाना है, रियासत को कैसे बचाना है। तो जो परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम नारा लगाते थे कि सबसे पहले पाकिस्तान, बड़े लोगों ने उस पर इख्तलाफ किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नारा आज भी कायम होना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की रियासत भी बचेगी, पाकिस्तान के अदारे भी बचेंगे और पाकिस्तान की आवाम भी बचेंगी। और जहाँ तक बात आ गई कि इस वक्त रियासत को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, तो जो पहले बात हो रही थी
तो उस पर थोड़ा सा आना चाहूँगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जिसे अब एक आम कहते हैं, वर्ड कहते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट जो है ना वो बिल्कुल मफलूज हो गई है इस वक्त। अगर आप देखें कि जजेस की बहाली की तहरीक हो और उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंट के मसाइल जो हैं वो अदालतों के अंदर हल हुए। ठीक है, तो फिर अवाम इस बात पे सोचने पे मजबूर है कि भाई पार्लियामेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। अगर लोगों ने उन्हें मुंतखब करके भिजवाया अपने मसाइल के लिए, तो पार्लियामेंट का किरदार क्या है। अब एडहॉक जजेस की बात कर ले आप, जो इलेक्शन हुआ उस पर सवाल उठे, पार्लियामेंट का किरदार तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो फिर तमाम सियासी जमातें, हो सकता है कि नौशाद साहब, आज़म चौधरी साहब मेरी इस बात से इख्तलाफ करें, यहाँ तो ये करें कि पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग आके कौम से ख़िताब में ये कहें कि हम इस मुल्क को नहीं चला सकते, हम इस मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा हम अपने जो कोताहियाँ गुनाह जो हैं उसको तस्लीम करते हैं, हमें माफ़ी दे दी जाए। अगर वो ये आके कबूल करते हैं तो मेरी एक राय ये है, अगर सारे मसाइल सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सेशन जज के जितने आप मुत्तहद अदालतों से लेकर ऊपर तक ये सारे मसले पार्लियामेंट के अदालतों के अंदर ही होने हैं, तो भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने का क्या फ़ायदा। वहाँ पे जो इतनी लाखों की मुराद देते हैं इन पार्लियामेंटेरियंस को, उनका क्या फ़ायदा। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के जो सियासी इश्यूज़ हैं इसको हल करने के लिए खाली रियासत के अदारों ने काम नहीं करना। ये जो ऑपरेशन की आपने बात की, जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो TTP की कार्रवाइयाँ हैं, और बारहा हुकूमत की तरफ से, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से, ख़ुद वज़ीर ख़ारजा और तमाम हमारे जो हुकूमत के जितने भी तर्जमान हैं ये बात कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। आज़म साहब, करादम TTP यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा करार है, लेकिन काबुल का रवैया भी आपके सामने, तो इसको फिर किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। गो कि हमारे अंदर के मामलात अभी बेहतर नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने इसको हल तो करना है। मेरा बसरा साहब ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है, मैं पहले थोड़ा सा उस पर बात करूँगा। देखें कि पार्लियामेंट का क्या काम है, बात दुरुस्त है लेकिन बदकिस्मती है, अफसोस की बात है। कहते हैं कि बदतरीन जो जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमारे मुल्क में ये हम देख रहे हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं, यहाँ पे आफत आ जाए, सैलाब आ जाए, दहशत गर्दी हो, जंग हो, आपके जल्जले आ जाए, आपको फ़ौज आगे करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। बाकी तमाम सियासी मामला वो अदालतें देख रही हैं। बिल्कुल बात दुरुस्त है। अगर पार्लियामेंट के ऊपर हम इतने अखराजात करते हैं और पूरी कौम की उम्मीद पार्लियामेंट से वाबस्ता है, तो पार्लियामेंट अपना काम करने में क्यों नाकाम नज़र आती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त जो बजट को लेके, अगर बजट तो इसलिए हमने पार्लियामेंटेरियंस को वोट दे के भेजा है और कौम ने इसलिए दिया था कि हमारे जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करें, हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वो नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से आज बसरा साहब ये बात कहने पे मजबूर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी देखें पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और हर दिन हमें कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या देखने में मिलता है। आप देखें बन्नू के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, छौनी के ऊपर अटैक किया गया, हमारे जवान उसमें शहीद हुए और वहाँ पे जो बन्नू के लोग हैं उन्होंने एक अमन मार्च वहाँ पे आज हमारे सामने आया। बिल्कुल किया। इसी तरह का एक मार्च या एक जरगा हमें उधर मंगोरा के अंदर भी नज़र आया था, स्वात में। जी बिल्कुल। अब देखें दहशतगर्द इतने बुरे तरीके से लोगों को रगीद रहे हैं या उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं कि हमारे लोग मजबूरन ये अमन मार्च या जरगे करने पे मजबूर हो गए। मेरा इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम अगर एक ऑपरेशन में जा रहे हैं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम में जा रहे हैं, हमें अपनी कौम को एतमाद में लेना होगा, हमें अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। और माजी के अंदर अगर हमसे कोई कोताहियाँ हुई हैं किसी ऑपरेशन के दौरान, हमारे अपने लोगों की नकल मकानी हो या उनकी आबादकारी हो, वहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं हमें उन कोताहियों को दूर करना होगा और उन लोगों को, क्योंकि वो बराह रास्त मुतासरीन है, उन लोगों को एतमाद में लेके हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब देखें कि जो पिछले दिनों एक अटैक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है जिसने अटैक किया और ये TTP से मुंसलिक वो सारे ग्रुप हैं और पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से ये तकाजा कर रहा है
कि पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन अफगान हुकूमत की तरफ से उस तरह सपोर्ट सामने नहीं आई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वहाँ पे पख्तिया और वहाँ पे इसी ग्रुप के ऊपर अटैक करना पड़ा, एयर स्ट्राइक करना पड़ी थी। अभी भी जो आपने एक ऑडियो आज जिसका जिक्र किया है, नूर वली वो अपने लोगों से यहाँ पे बात कर रहा है कि जी आप स्कूल या कॉलेज हैं उसको अटैक करें, आप हॉस्पिटल को अटैक करें। आपको याद है 3 दिन पहले एक हॉस्पिटल पे भी अटैक हुआ DI खान के अंदर, और हम हैरान थे कि छोटा सा दही मरकज, छोटा सा, उसके ऊपर अटैक करने की वजह क्या थी। अब समझ आइए कि उनका सिर्फ ये है कि सॉफ्ट टारगेट चाहिए। पाकिस्तान में उन्होंने दहशत फैलानी है, यहाँ पे उनका मकसद ही अफरा तफरी है, तो इसलिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इस पे मैं अपनी अरबाब इख्तियार से मेरी फिर गुजारिश है, इस कौम को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तमाम वहाँ के जो रहायशी हैं, सबको एतमाद में लेके चलें और ताकि कामयाब ऑपरेशन करें और ज़रबे अज़्म की तरह का ऑपरेशन। बिल्कुल सही है। नौशाद साहब, एक उनकी तरफ से बार बार एक रिक्वेस्ट यही आती है, क्योंकि वो मुतासरीन में से हैं कि एतमाद में लिया जाए, बैठ के इनसिक्योरिटीज़ जो है वो दूर किए जाएँ। चलिए, एक तरफ से अगर हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ से एक ऐसा आ जाए कि उनको बिठाया जाए साथ, उनके साथ बात की जाए, मुशावरत हो उनके साथ, उनको एतमाद में लिया जाए कि जी इससे पहले जो नुकसान हुआ, जो प्रॉब्लम्स हुई वो अब रिपीट नहीं होंगी, अब ये टारगेट्स हैं और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑपरेशन होगा। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? ये जो क्लैरिटी है ये हुकूमत दे चुकी है। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर वो बता चुके हैं कि ये ज़रबे अज़ब की तरह का कोई ऑपरेशन नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई नकल मकानी होनी ही नहीं है। ये मुख्तलिफ तरह का एक ऑपरेशन है। इनको इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। फिर मैं उस तरफ जाऊँगा और फिर आपको लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा एक जिरगे से असद कैसर साहब ने खिताब किया था। जी, बिल्कुल। वो अगर आप उनके अल्फाज याद कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। और फिर जो है वो कुछ और दीगर दीनी जमातें जो हैं जिनके स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। असल में ये मसला है कि ये जो ऑपरेशन अब होने जा रहा है ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन है। ठीक है। इसमें सिर्फ सिर्फ दहशतगर्दी वाला मामला नहीं है, इसमें हर तरह की सहूलतकारी करने वाले, फाइनेंशियल टेररिज्म, फंडिंग करने वाले, ठीक है, ये जो डिजिटल टेररिज्म और ये सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। सो बेसिकली चीखें उन्हीं की निकलेंगी जिनको लगता है कि हमारे मसाइल होंगे। लोगों ने यहाँ पे, आपको याद होगा कि KPK के इंतखाबात में TTP की सपोर्ट की वीडियोस भी आई थी कुछ हलकों के अंदर और चीजें इस तरह की थी। ये उन लोगों के मसाइल हैं जिनका रोटी रोजी बंद होनी है, जिनके सिस्टम बंद होने हैं, फिर को हजारों की तादाद में यहाँ पे तालिबान लाके बसाए गए थे, जिनको अगर आप राउंड अप करेंगे तो उनके साथ उन्होंने यहाँ पे कुछ और सिस्टम्स बना लिए हुए हैं, बत्ताखोरी हो या दूसरे निज़ाम बनाए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके स्टेक होल्डर्स को भी प्रॉब्लम होगी। फिर इसको कैसे सॉर्ट आउट किया? तो ये सॉर्ट आउट करने की बात नहीं है। देखिए, ये रियासत की जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है। कोई ये समझता है कि जनाब मैं ये इस काम में वक्त ज़ाया किया जाना चाहिए, अगरचे के हुकूमत जो है उसने APC की बात कही थी, पता नहीं वो कहाँ सोई हुई है, ये भी मुझे नहीं मालूम। हुकूमत को भी ऐलान करके, अनाउंस करके वेन्यू बताना चाहिए था कि जी इस दिन हम APC कर रहे हैं, उसके अंदर जो आना चाहे आ जाए, जो नहीं आना चाहता ना आए, वहाँ पे ये सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन जो बात असल इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉल टेप ये जो निकली है, आप इसकी थोड़ी सी जरा बारीक बीनी से इसका जायजा लें। वो है क्या? वो ये है जनाब कि वो कहते हैं कि जनाब आप हमारा नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसा, आप हमें बदनाम नहीं होने देंगे, आप अपने पे जिम्मेदारी ले लेंगे, हमें बदनाम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बन्नू वाले मामले पे भी अफगानिस्तान से वो किया है, क्योंकि इससे प्रेशर बिल्ड होता है, इससे अफगानिस्तान पे प्रेशर जाएगा कि आप तहरीक तालिबान के खिलाफ काम करें। तो वो क्या कहते हैं, अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी है इनकी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक तो पहली बात यह है कि इन्होंने मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रुप जो बलूचिस्तान के अंदर हैं और जो कोई ऐसे थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के ग्रुप्स होते हैं उनके साथ हाथ मिला लिए। ठीक हो गया। दूसरा इन्होंने ये किया है कि इन्होंने अपनी TTP को मुकामी सतह पे उसको जैसे कहते हैं ना ब्रेक कर दिया है और मुकामी सतह पे उनके हेड्स बना दिए हैं और उनके मुख्तलिफ तरह के, जिस तरह भी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स की शक्ल है ताकि मलबा जो है वो हाफिज गुल बहादुर पे पड़े, TTP पे ना आए। तो क्योंकि TTP पे जब बात आती है तो फिर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए डोजियर दुनिया को देता है और अफगानिस्तान से एहतजाज करता है जिस तरह पाकिस्तान ने किया है, तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का प्रेशर इंटरनेशनली पड़ता है, पाकिस्तान की तरफ से भी पड़ता है और तालिबान इस पोजीशन में
नहीं है, जो अफगान तालिबान है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। क्यों? क्योंकि वो उनके ना सिर्फ नजरियाती भाई हैं, बल्कि वो उनके लिए उन्होंने जाने गंवाई हैं। उनके वहां से जो अमेरिका की वापसी के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये हो नहीं सकता कि वो ये कहें कि जनाब कल आपको जरूरत थी, हम यहाँ खड़े हुए थे, वहां से पाकिस्तान से ला के ईंधन जंग का हम दे रहे थे, और आज जो है जब हम कहते हैं तो आप हमारा साथ ना दें। सो वो मॉरली इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। अब मसला ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी शख्स जो अभी हमारे बसरा साहब ने कहा, पार्लियामान तो वैसे काम कर रही थी, वो जब चार्टर डेमोक्रेसी हुआ था उसके बाद पार्लियामान बड़ी एक्टिवली काम कर रही थी। ये तो बदकिस्मती से एक थर्ड कुव्वत बनाने का शौक चुराया और उसका नतीजा भी भुगत लिया। उसकी वजह से पार्लियामान काम नहीं कर पा रही। आपको याद है ना, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता था, बात करने को तैयार नहीं होता था, कोई ये नहीं करता, तो पार्लियामान को अंडरमाइन किया गया। सो पार्लियामान काम करेगी अगर ताली दोनों हाथों से बजना शुरू हो जाए, ठीक है सर, वरना तो थप्पड़ ही पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आप किसी हद तक अपने आप को लीनियंट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर अगला बंदा तैयार ही ना हो, ठीक है। अभी तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिस दिन फैसला आया, उस दिन बानी साहब ने जो जेल के अंदर जो माशाल्लाह बिल्कुल सही जो गुफ्तगू की है वो ठीक है सर। होना तो ये चाहिए कि बिना किसी भी बात को, किसी के फ़ायदे को, किसी के नुकसान को साइड पे रखते हुए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो डिसीजंस ले लेने चाहिए, क्योंकि हम मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकते, इसके हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नदीम बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि पिछले कुछ दिनों से धरना दिए हुए थे और आज हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं और ये धरना उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कुछ मुआहदा हुआ है उनका हुकूमत के साथ। आज हमने देखा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ये मुआहदा कर लिया है और इनके मुतालिबात हम मानेंगे। और ऑब्वियसली वो सारे मुआहदा जो है, वो सारे मुतालिबात जो हैं, वो हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हैं, मुसलमानों की बेहतरी के लिए हैं। और उसके 3 से 4 नुकात हैं जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन जो है वो तय पा गए हैं। नदीम बसरा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़म साहब, आपसे जानना चाहूँगी, 4 नुकात हैं इसके, जिसमें ज़ाहिर है वो इसराइल के हवाले से भी हैं, फिर आफिया सिद्दीकी के हवाले से भी। मेरा नुकात छोड़े, मुझे तो इनके धरने की समझ नहीं आई। अच्छा, यही पूछना चाह रही थी। गजा का कोई आज नहीं सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल, आफिया सिद्दीकी का मसला कोई आज का नहीं है। आप देखें कितनी देर से वहाँ पे तबाही आ गई है। 42,000 से ज्यादा हमारे बहन भाई बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए। कुछ भी नहीं बचा। मुझे नहीं समझ आई कि क्या एजेंडा था इनका। बिल्कुल एंड पे आके ये धरना लेके वहाँ बैठे हैं। उससे सिर्फ ये हुआ है कि 4 दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहरों के लोग जो है वो परेशान हुए हैं उस धरने की। और मुझे समझ नहीं, हाँ साथ अगर इनका एक और एजेंडा होता कि महंगाई के खिलाफ ये बैठे होते तो समझ आती कि ये किसी वैलिड पॉइंट के ऊपर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी। अब जो जिन पॉइंट्स की आप बात कर रही हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कौन सा पाकिस्तानी या कौन सी सियासी जमात है जो नहीं चाहती कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए? हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। दूसरी बात, गजा के ऊपर कौन सा पाकिस्तानी है जिसका ये दिल नहीं धड़कता गजा के लोगों के साथ, और वो ये नहीं चाहता कि हम उनकी इमदाद करें। और उनको दूसरी बात यह है कि जो इनका एक मुतालबा है कि जो इजराइल की प्रोडक्ट्स हैं, हाँ जी, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए एक इंतहाई मुश्किल काम है। जिसको इजराइल की हम प्रोडक्ट्स कहते हैं वो बुनियादी तौर पर मल्टीनेशनल्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर पहले ही मल्टीनेशनल्स अपना बिजनेस वाइंड अप करके वापस जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता ये कौन कौन सी मल्टीनेशनल्स हैं जिनके खिलाफ TLP खड़ी हुई है कि उनको वापस भेजना है। उसके पीछे इजराइल है या नहीं है, ये तो हुकूमत बेहतर उस पर जवाब दे सकती है कि क्या वो इजरायली कंपनी है या हैंडल वहां से हो रही है। अब लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि मुझे इनके धरने की कोई साइंस समझ नहीं आई आज। आपको समझ आई अनुशाद साहब क्या रीजन थी? अपनी इम्पोर्टेंस अगर माजी के धरनों की बात करूं तो फिर तो आपको पता है धरने के पीछे बहुत कुछ हुआ करता है। जी बिल्कुल। इसका मतलब है इस दफा वो मैनेज हो गया। अच्छा, टाइमली मैनेज कर लिया गया। मेरी नज़र में ज़रा लेट है फिर भी। अच्छा, कि अगर
चौधरी साहब जो कह रहे हैं, जो ओपन एजेंडा था, अगर उसकी बात थी तो फिर तो कोई एजेंडा नहीं था। ठीक हो गया, ये बात दुरुस्त है। तो जब महंगाई की बात करते हैं, मैं समझ आती चौधरी साहब अगर ओपन एजेंडा में कोई एजेंडा ना हो तो फिर इसका मतलब है कि हिडन एजेंडास होते हैं। कोई एजेंडा था जो मैनेज हो गया। हाँ जी। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करता है, ये एक बाहर बात की बात थी, चूंकि नहीं की इख्तियार कोई शक्ल, तो इसलिए बस ठीक है। अब आप भी जो है इस्लामाबाद के लोगों की तरह सुख का सांस लें, को मेहरबानी हुई, चलो 4-5 दिन की तंगी, एक हफ्ते की तंगी थी। बेहतर तो यह था कि अगर यही कुछ करना है, यही बातचीत थी, ये आप एक दिन के बाद कर लेते, उस दिन के बाद 2 दिन बैठने का शौक किसी का पूरा हो तो कर ले, पहले भी बैठ के ये बातें हो सकती, पहले भी बात हो सकती थी। अगर कोई मुतालबा था, मुज़ाकरात नहीं मानते तो धरना दे दें आप, क्योंकि धरना, मेरी नज़र में धरना देना आसान नहीं होता। आप और मैं अगर कहीं 100 बंदों को बिठा लें जी, इनको 3 वक्त का खाना, मैनेजमेंट, चीज़ें, तो हम तो दिवालिया हो जाएंगे। जो 4 पैसे हमारे पास अगर कोई है, वैसे तो है नहीं, ये दिवालिया नहीं, वैसे तो है नहीं, अगर होंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। अगर कोई सासा रह जाएगा, वो बेच के तो मामलात करेंगे। सो इसलिए इन चीज़ों को समझें कि ये जो मामलात हैं ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है, और जो कुछ पीछे हो रहा होता है वो हम तक पहुँचता नहीं है। आवाम को तो बताने की हमारे यहाँ आदत वैसे ही नहीं है, ठीक है ना। हमसे तो आवाम से सब कुछ मख्फी रखा जाता है। तो चलो बहरहाल, अब फिलहाल तो सिर्फ इस पे सबर शुक्र लगा लेते हैं और सोशल मीडिया पे धूम मच जाती है। सबर शुक्र जो है वो कर लेना चाहिए हमें भी इस्लामाबाद वालों की तरह के। चलो हम इसी पे शुक्र के उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आई आ गई है, आने दें। ये ना हो कि हम कोई बात करें तो उनको बुरी लग जाए और वो फिर बैठ जाए। हाँ, ठीक है। बसरा साहब, आपका क्या कहना है इस पे? मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? सारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए? हाँ, देखिए, मुझे बहुत अच्छी बातें लगी है, नौशाद साहब की भी, आज़म साहब की भी। बात ये है कि ये वाकई एक मजाक था। आप एक सफ़र करके गए हैं, पूरे मुल्क से आपने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया है। क्या मुझे आप ख़ुद बताएं कि पाकिस्तानी हुकूमत का कोई हुक्मरान इसराइल की मसनूआत पे पाबंदी लगा सकता है? भाई किसी में जुर्रत नहीं है। यहाँ पे तो आप IPP जिसके साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं, उन मुआहदों को रिव्यू के लिए आप कहीं उन ममालिक से आप बात करने के लिए आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। जो आपको इस वक्त सही मानों में जिसे कहते हैं कि पूरी कौम का जो खून पसीने की कमाई है वो चूस रहे हैं, IPP जितने हैं सारे, और उसमें कितनी डिबेट हो रही है। उन जितने भी ये जो जितने पावर प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं, उनकी कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि तमाम बसरा साहब हमने बहुत बात की है, हमें और आज़म चौधरी साहब ने अलम उठाए रखा है रोजाना की बुनियाद पे हम उस पर बात करते हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ, मुझे पता है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की सतह पे, यहाँ पे हम मीडिया में तो बातें कर रहे हैं, हुकूमत की सतह पे जो हमारे मुल्क के अंदर जिसे पता है कि वो हमारी नीचे पाँव से ज़मीन सिरक रही है, इतने पैसे हम दे रहे हैं, उन IPPs पे बात करने को तैयार नहीं है। और इसराइल पे बात करने हमने सिर्फ अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के अलावा तमाम दुनिया में काबिल कबूल है। इसके अलावा, इस जुमले के अलावा हमारे में कोई अखलाकी और हमारे अंदर कोई इतना हौसला नहीं है कि हम इसराइल की मसनूआत का जो है ना बाइकाट कर सकें। और ये वाकई मुझे लगता है ये इस मुआहदे के अंदर तो जो लोग गए थे, उन्होंने जो निशात साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद वालों की अगर तकलीफ़ कम हो जाएंगी, जारी बात है अगर उनकी तकलीफ़ बढ़ी तो वो तमाम सूबों के अंदर तकलीफ़ लोगों की बढ़ जाती है। तो लिहाजा समझदार के लिए इशारा ही बड़ा होता है कि ये मैनेज मुझे लगता है हो गया है। और इस धरने के कोई नतीजे नहीं निकले। और इस धरने के अंदर जो भी लोग गए हैं वो एक पिकनिक के लिए गए होंगे, ठीक है। बात जो आज़म साहब कह रहे हैं, भाई गज़ा के अंदर जो हो रहा है उस पर बात उठानी चाहिए, आफिया सदीकी की बात करनी चाहिए, मुल्क की सालमियत की बात करनी चाहिए, जो हमें मसाइल हैं वहाँ पे तो बात नहीं की गई। वहाँ पे कहे गए 4 निकात हैं। आप देखें कि वो 4 निकात भी वैसे होंगे जैसे माजी में हमारे कमीशन बनते रहे हैं। वो कागज़ों के अंदर उन्हें धीमक लग जाएगी, वो आस्ता आस्ता वो कमीशन के सारे सफ़े फट जाएंगे और फिर वो जिसे कहते हैं वो कुछ नहीं है। एक काम पाकिस्तान ने वो कर रखा है जो इसराइल की आंख में खटकता है, इसराइल के इत्तेहादियों की आंख में खटकता है, और पाकिस्तान का ये काम जो है उसके तमाम काम ना करने से बड़ा है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया बतौर रियासत। हाँ। और ये वो बात है जिसे लेकर इसराइल जो है वो बाहर तौर उसके लिए बड़ी परेशानी भी है, उसके लिए उसने बड़ी कोशिशें भी की है। ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे पार्लियामान तक इसमें बातें होती रही। हमने बड़ी एलीट के सर्कल में और बहुत जगहों पर ये डिबेट्स और गुफ्तगू मुख्तलिफ औकात में निकलती थी, लेकिन
पाकिस्तान ने बतौर रियासत इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया, और ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब आपका, मोहम्मद नौशाद साहब आपका भी, नदीम बसरा साहब ने भी हमें आज ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।